बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरों का बुरा न करें, अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध न करें। जहां मन हिंसा से मुड़ता है, वहां दुहक अवश्य ही शांत हो जाता है। सत्य के बारे में 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह सूर्य रोज प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी न कभी सामने आ ही जाता है। असत्य को अपने आचरण में ना उतारें, उससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। जीवन का उद्देश्य सही रखें। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। प्रेम का मार्ग अपनाएं, बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। खुद जैसा औरों को समझना, जैसे मैं हूँ वैसे ही वे हैं, और जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूँ। इस प्रकार सबको अपने जैसा समझकर न किसी को मारें, न मारने को प्रेरित करें। स्वयं पर विजय जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरों को सुख दें। मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीने की इच्छा है, मरने की नहीं। सुख की इच्छा है, दुख की नहीं। यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले प्राणी को मार डालूं तो क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी? इसलिए मनुष्य को प्राणी घात से स्वयं तो विरत हो ही जाना चाहिए। उसे दूसरों को भी हिंसा से विरत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। बैरभाव न रखें, वैरियों के प्रति वैर रहित होकर हम कैसा आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। पशु हिंसा से बचें। पहले 3 ही रोग थे, इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते वे 98वें हो गए। ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस करते हैं। यज्ञ के नाम पर की गई यह पशु हिंसा निश्चय ही निंदित और नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याजकों की निंदा की है। चर्म धारण न करें, भगवान बोले भिक्षुओं। महाचर्मों को सिंह, बाघ और चीते के चर्म को नहीं धारण करना चाहिए। जो धारण करे उसे दुक्कट का दोष होता है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं।
व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। एक इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिलें। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूँ। मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुँच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा। आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। यह कहानी शुरू होती है जब नामांकित और निशा एक सामान्य कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। वे एक दूसरे के साथ कक्षा में बैठे होते हैं और उनकी बातचीत और मजाकिया वातावरण के कारण उनकी दोस्ती जल्दी ही उबलती है। समय बीतते हुए नामांकित और निशा दिन ब दिन एक दूसरे के करीब आते हैं। उनके दिलों में प्यार की कशिश धीरे धीरे जगमगाने लगती है। एक रोमांटिक मौसम के दिन जब वे दोनों एक बारिशी दिन में पर्वतीय इलाके घूमने जाते हैं, उनके बीच का पहला प्यार प्रकट होता है। प्रकृति और पहाड़ों की सुंदरता उन्हें आपस में जोड़ती है और उनके दिलों के बीच एक अजीब सा जाज़बरी बढ़ती है। वे एक दूसरे के आदर्श बन जाते हैं और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। हालांकि जैसा कि जीवन होता है, कुछ समय बाद एक बड़ी मुसीबत नामांकित और निशा के रास्ते में आती है। उनके परिवारों की मतभेद के कारण उन्हें अपने रिश्ते को छोड़कर दूर जाना पड़ता है। उन्हें अलग होने का दर्द महसूस होता है, लेकिन उनका प्यार दृढ़ता से जीतता है। वर्षों के बाद नामांकित और निशा दोनों अपने अपने रास्तों पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के प्रति अभी भी प्यार की बारी जलती है। एक दिन जब वे अक्सर बातचीत कर रहे होते हैं, नामांकित निशा के पास वापस आने का निर्णय लेता है। दोनों में फिर से मिलने पर खुशी की लहरें उठती हैं और उनका प्यार फिर से ज्वलंत हो जाता है।
इस बार उन्हें किसी भी विपरीतता के साथ निपटने की तैयारी होती है। यह प्यार और साथीपन की कहानी बताती है कि प्यार दूरियों और संकटों के बावजूद भी सच्चा बना रह सकता है। नामांकित और निशा एक दूसरे के साथ जीने के लिए तैयार होते हैं और उनकी कहानी लोगों को प्रेरित करती है कि प्यार में आशा और विश्वास रखना जीवन को सुंदर बना सकता है। विशाल एक सामान्य से दिखने वाले लड़के थे। उनकी दुनिया का सबसे अनमोल समय उनके मित्रों और परिवार के साथ बिताना था। उनके दिल में एक ख्वाब था, एक सच्चा प्रेमी बनना। एक दिन विशाल अपने दोस्तों के साथ पार्क गए। वहां उन्हें नैना नामक एक सुंदर सी लड़की नजर आई। विशाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह उसकी तरफ देखने लगा और वह भी उसे देखने लगी। वे एक दूसरे के नजदीक आए और अनजाने में एक स्माइल दिखाई। वह एक दूसरे के साथ बात करने लगे और समय बिताने लगे। उनकी बातचीत में एक खास बातचीत थी, एक अनोखी एहसास जिसे वे पहले कभी नहीं महसूस किया था। विशाल के दिल में नैना के प्रति प्यार बढ़ने लगा। वह रात भर उसे सोने नहीं देता था। नैना भी उसे बहुत खास लगने लगी थी। उसकी आंखों में विशाल के लिए एक अलग से चमक सी दिखाई देने लगी थी। विशाल को अपने प्यार को अपने दिल का राजा बनाने का मन करने लगा। उन्होंने नैना को एक खास जगह पर मिलने के लिए आमंत्रित किया। वह उन्हें आधी रात को एक खूबसूरत गार्डन में लेकर गए, जहां उनके लिए एक सुरप्रभ भरा डिनर सेट था। चांदनी रात और रोमांटिक मौसम ने वहां एक अद्वितीय वातावरण बना दिया। विशाल ने नैना के सामने खड़े होकर उसे अपने दिल की बात बताई। वह उसकी आंखों में बहुत सारा प्यार देखा। विशाल ने उसे एक छोटे से बॉक्स में उनका पसंदीदा गहना दिया, जिसमें एक छोटी सी छवि उन दोनों की थी। नैना ने उसे खुशी खुशी गले लगाया और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की दावत दी। इस तरह विशाल और नैना का प्यार एक दूसरे के लिए गहरा हो गया। उनकी प्रेम कहानी एक खुशहाल अध्याय के रूप में लिखी गई। वे एक दूसरे की खुशी में खो गए और वह हमेशा एक साथ रहने का वादा किया। उनकी प्रेम कहानी दुनिया को प्यार और आदर्श रिश्तों की मिसाल बनाने के लिए रहेगी। उस छोटी सी लड़की का नाम साहित्य था। साहित्य ने अपनी जिंदगी में बड़ी खुशी का एहसास कराया। वह दिन रात उसकी यादों में बिताने लगे। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता गया और उन्होंने अपने मन में सोचा कि शायद यह प्यार दिल और जिंदगी की राहत बन सकता है। जिंदगी ने उनके लिए और मुश्किलें बनाई, लेकिन साहित्य ने कभी उत्साह खोया नहीं। वह हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। धीरे धीरे उनके बीच का प्यार गहरा होता गया, जैसे कि समुंदर का पानी लहरों के साथ मिलता जाता है। फिर एक दिन उन्होंने अपने मन की बात कह दी। उन्होंने साहित्य से कहा, तुम मेरी दुनिया हो, मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल राशि हो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? साहित्य ने उसे देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। उनकी प्यार भरी कहानी आगे बढ़ती गई। उनका प्यार उन्हें संभालने की ताकत देता रहा। वे हमेशा एक दूसरे के साथ थे। उनकी मुसीबतें बनती रहीं, लेकिन उनका प्यार दिल को जगाता रहा। जिंदगी के कठिनाइयों के बावजूद वह एक दूसरे के साथ खुश रहना सिखाते रहे। उनकी प्रेम कहानी एक अनमोल किताब की तरह थी, जो दिल को छूने वाली कविता की तरह थी। वक्त बीतता गया, लेकिन उनका प्यार हमेशा नया रहा। साथी बनने के बावजूद उनका दिल अभी भी दूसरे के लिए धड़कता था। उनका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। आज वह दिन है जब साहित्य और उनका प्यार एक दूसरे के साथ बाल विवाह में बंधे हुए हैं। उनकी प्रेम कहानी अब एक नई परियोजना के रूप में आरंभ हुई है। वे एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की मिठास को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी प्यार भरी कहानी हर किसी के दिल में समाई है। वह आदर्श प्रेमी बने हैं, जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, आपस में सहायता करते हैं और प्यार की एक नई परिभाषा देते हैं।
इस प्रेम की कहानी ने हमें यह सिखाया है कि प्यार कभी भी हार नहीं मानता। जब हम अपने साथी के साथ होते हैं तो हम पूरी दुनिया को हराने का साहस रखते हैं। इस प्यार की कहानी ने हमें उम्मीद का साथ दिया है और हमें याद दिलाया है कि प्रेम सच्चा हो सकता है। सराय काले खां एक ऐसी जगह है जहां आदमी इतना गिरा हुआ है कि खुदा भी चाहे तो उठ नहीं सकता। वहां मकान तो है, घर नाम की कोई चीज नहीं है। घर में आदमी रहते हैं तो संबंधों की मर्यादा जानते हैं। आबादी लगभग 5000। गांव का मुखिया सुल्तान खान एक लंबा चौड़ा आदमी, उम्र 40 पार, बड़ी मूछें, देखने में एक महायोद्धा सा। घर में एक लड़का, नाम दिलेर खान। लड़का बाप से भी 4 अंगुल बड़ा, उम्र 20 बरस। गांव की जमीन तो बहुत उपजाऊ पर बंजर पड़ी थी। उनका पेशा लोगों को लूटना और उससे अपनी जिंदगी की जरूरत पूरी करना था। जिस पर हमला करते उसे जीवित नहीं छोड़ते, चाहे वह धन अपनी मर्जी से दे दे। उनका मानना था कि बिना मेहनत के धन उनके लोगों के लिए एक अशुभ है। ना जाने कितनी बारातें लूटी, जाने कितनी लाशें बिछाई, कुछ पता नहीं। लोगों को मारना उनका पेशा था। वह दिल की जगह पत्थर रखते थे। उनका कहना था कि अगर पत्थर की जगह हाड़ मांस का दिल हुआ तो भूखे मर जाएंगे। पर सुल्तान खान का लड़का दिलेर खान थोड़ा अलग था। उसे इस लूटपाट की जिंदगी कभी जंचती नहीं थी। कभी कभी उसका मन करता सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाए, ऐसी जगह जहां वह अपने हाड़ मांस वाले दिल से सोच सके, उसके फैसले ले सके। समय बढ़ता गया। दिलेर खान का मन और ऊबता चला गया। आखिर एक दिन उसने काले खां सराय को अलविदा कह दिया। वह रात भर पैदल चलता रहा। भय से उसका परिचय कभी हुआ नहीं था, इसलिए रात में उसे भय नहीं लग रहा था। सुबह होते होते वह एक कस्बे के पास पहुंच गया। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी गांव से बेहतर था। वह बहुत थक चुका था, प्यास से गला सूख रहा था। आखिर हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। बैठे बैठे ना जाने कब लेट कर सो गया, पता ही नहीं चला। अचानक उसकी नींद खुल गई। लगा जैसे कोई जगह रहा हो। आंखों को मसलते हुए वह उठ बैठा। देखा सामने एक 70 साल की वृद्धा औरत सामने खड़ी थी। शायद उसी ने जगाया था। उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह बोली, बेटा लगता है कोई परदेसी हो। उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? एक बार तो उसे बहुत गुस्सा आया, फिर उसने अपने पत्थर दिल को काबू कर लिया। उसने इसी के कारण तो गांव छोड़ा था, अब इसे फिर मौका नहीं दूंगा। उसने चेहरे के भाव को बदलते हुए सहजता से एक झूठे गांव का पता बताया जो वास्तव में था नहीं। वह अपने उस दुर्दांत गांव का परिचय देना नहीं चाहता था। फिर बोला, माँ मैं काम की तलाश में हूँ, जहाँ काम मिल जाएगा वहीं रुक जाऊंगा। मेरे मुंह से बहुत दिन बाद माँ शब्द निकला। माँ ने बड़ी आत्मीयता से पूछा, कुछ खाया या भूखा है तू? झूठ बोला नहीं गया। बोला, नहीं अभी तक तो नहीं, अब कहीं से कुछ लेकर खा लूंगा। अगर मुझ पर तुझे भरोसा है तो चल, मैं तुझे अपने हाथ से बना खाना खिलाऊंगी। पता नहीं क्यों उसे उसकी बातों पर इतना भरोसा हो गया, जो खड़ा होकर उसके पीछे चल दिया। थोड़ा दूर जाने पर एक छप्पर वाले मकान के सामने बुढ़िया खड़ी हो गई। उसके दरवाजे में लगे ताले को खोला। दरवाजा खुलते ही वह मुझे अंदर लेकर गई। अंदर से मकान बहुत सुंदर बना हुआ था, बिल्कुल साफ सुथरा था। भीतर पड़ी चारपाई पर मुझे बिठाकर वह अंदर चली गई। वापस आई, उसके हाथ में एक लोटा पानी और एक बर्तन में गुड़ था। पानी पीने को कहा, थोड़ा गुड़ खाकर लोटा भर पानी पी लिया। बुढ़िया ने एक बाल्टी और लोटा लाकर मुझे दिया। बोली, जाकर कुएं पर नहा ले, थकन छूमंतर हो जाएगी। मैं बाल्टी लोटा उठाकर उसकी ओर देखने लगा। उसकी बातें मुझे अच्छी लग रही थी। वह फिर से भीतर चली गई। जब वापस आई तो हाथों में एक अंगोछा और एक सफेद धोती थी। मुझे देकर बोली, जाओ सामने एक कुआं है, वहीं नहा लेना। अभी और कुछ सोचता तब तक उस बुढ़िया माँ की आवाज आई, जल्दी से नहा ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। नहाकर वापस आया तो उसने मुझे भोजन परोसा। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अभी तक जिंदगी में कभी नहीं खाया था।
उसके बाद वह एक गिलास छाछ ले आई और बोली, इसे पी लो ताकि खाना पच जाए। फिर मुझे आराम करने को कहकर खुद अंदर चली गई। 1-2 मिनट में मुझे गहरी नींद आ गई। मैं काफी समय तक सोया रहा। फिर जब उठकर बैठा तो चारों तरफ हल्की धूप फैली हुई थी। तभी वह बुढ़िया माँ आ गई, मुस्कुराई और बोली, कुछ खाने का मन हो तो बताओ। फिर वह गुड़च बैना लेकर आई, सामने रख दिया। मैं धीरे धीरे चबाता हुआ सोच रहा था कि मैं जहाँ से आया हूँ वह दुनिया सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, और यहाँ मैं आया तो उसने अपरिचित को अपने बेटे की जगह दे दी। फिर बुढ़िया माँ ने मेरी विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। बोली, यदि तुम काम करने की इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हें काम बता सकती हूँ। देखो बेटे, मेरे पास बहुत काम है। यदि तुम काम करना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। यदि तुम काम करना चाहते हो तो मेरे पास कृषि लायक जमीन बहुत है, तुम उसमें अपना भाग्य आजमा सकते हो। बदले में मैं तुम्हें 4 रुपए हर महीने दूंगी। रहने के लिए मेरे घर रहो और खाने को मेरे घर खाओ, पैसा नहीं देना है। मैं बोला, माँ आप मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं कौन हूँ? पहले मैं क्या करता था? बिना कुछ जाने मुझे तुमने स्वीकार कर लिया। वह हंसती हुई बोली, तू कुछ भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं माँ हूँ, जानती हूँ बच्चे के मन में क्या चल रहा है। मान ले तू कोई डाकू है, क्या करेगा? मुझे लूट लेगा या ज्यादा से ज्यादा मुझे मार देगा। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। मैं यह सब बांध कर नहीं ले जाऊंगी। एक दिन सब यहीं छूट जाना है, किस बात का भय पालूं? दूसरी और मेरा लाभ यह है कि तू मेरे साथ रहेगा तो मैं 1 से 2 हो जाऊंगी। तेरे बहाने मैं कुछ बढ़िया बनाकर खाऊंगी। मैं अकेली जीवन से हताश हो चुकी हूँ। मैं तो बाकी जिंदगी जीने का बहाना ढूंढ रही हूँ। अगर तू चाहे तो कुछ दिन मेरी जिंदगी थोड़ा खुशनुमा हो जाएगी। कल मैंने तुझे जिस हालत में देखा, मैं समझ गई कि तू कोई वक्त का मारा हुआ है, इसलिए मैं तुझे ले आई। दिल ने महसूस किया, पत्थर वाला दिल अब हार्ड मांस का हो गया था। जो कभी किसी का सिर कलम कर सकता था, आज उसकी आंखें नम हो रही थी। एक पत्थर आदमी बन रहा था। वह उठाना जाने कैसा सम्मोहन था कि वह खिंचा हुआ बुढ़िया अम्मा के सीने से लग गया। बाद के दिनों में पता चला कि कम उम्र में पति चला गया और लड़का 20 बरस का था, नदी में नहाते समय डूबकर मर गया। सचमुच महान थी वह बिधिया माँ, आज जिसने पत्थर का दिल मोम कर दिया।